नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में चर्चा करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तो हम अपने टॉपिक पे चर्चा करें। गजानन माधव मुक्तिबोध के पूर्वज जो है महाराष्ट्र के जलगांव खानदेश के निवासी थे। उनके परदादा वासुदेव जी 19वीं सदी के आरंभ में महाराष्ट्र छोड़कर ग्वालियर के मुरैना जिले में पड़ने वाले श्योपुर नामक कस्बे में आ बसे थे। वासुदेव के पुत्र गोपालराव वासुदेव ग्वालियर राज्य के टोक जिला में कार्यालय अधीक्षक थे। उन्हें फारसी की अच्छी जानकारी थी, इस कारण लोग उन्हें मुंशी कहकर बुलाते थे। उनकी नौकरी जिस गांव में होती थी, इसका मतलब गोपाल राव वासुदेव की नौकरी जिस गांव में होती थी, वहाँ गजानन माधव मुक्तिबोध महीना 2 महीना वहाँ रह आते और मेवा मिठाई से अपना सत्कार कराए बिना प्रसन्न नहीं होते थे। गोपाल राव के इकलौते पुत्र थे माधव राव मुक्तिबोध। माधव राव जी केवल मिडिल तक शिक्षित थे, लेकिन पिता की तरह वे भी अच्छी फारसी जानते थे। धर्म और दर्शन में भी उनकी गहरी रुचि थी। वे कोतवाल थे। उज्जैन की सेंट्रल कोतवाली जिसकी दूसरी मंजिल पर माधवराव जी का आवास था। सर सेठ हुकुमचंद का महल था। वहाँ सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। माधवराव जी कर्तव्यपरायण और पहले दर्जे का ईमानदारी का ही परिचय दिया। वे महात्मा गांधी के प्रशंसक थे और लोकमान्य कथावाचक और दैनंदिनीय लेखक भी थे। उनका निधन मुक्तिबोध की मृत्यु के दिन ही हुआ। माधवराव की पत्नी एवं मुक्तिबोध की मां पार्वती ईशागढ़ बुंदेलखंड के एक समृद्ध किसान परिवार की थी। वे 6ठी कक्षा तक शिक्षित थी। वे भावुक और स्वाभिमानी थी। हिंदी के प्रेमचंद और मराठी के हरिनारायण आमटे उनके प्रिय लेखक थे। मुक्तिबोध के निधन के कुछ ही समय बाद इनका भी देहांत हो गया था। अब हम गजानन माधव मुक्तिबोध के आरंभिक जीवन परिचय के बारे में चर्चा करें। आरंभिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को श्योपुर में माधवराव तथा पार्वती दंपति के घर में हुआ था। शिशु का पूरा नाम रखा गया गजानन माधव मुक्तिबोध। वे माता पिता की तीसरी संतान थे। उनसे पहले 2 शिशु अधिक जीवित नहीं रह सके। इसी कारण माधव मुक्तिबोध के लालन पालन और देखभाल पर अधिक ध्यान दिया गया। उन्हें खूब स्नेह और ठाठ मिला। शाम को उन्हें बाबा गाड़ी से उनके बाबा गजानन माधव मुक्तिबोध के बाबा उन्हें हवा खिलाने के लिए गाड़ी में बैठा के बाहर ले जाते थे। 7-8 की उम्र तक अर्दली ही उन्हें कपड़े पहनाए जाते थे, मतलब कि आधे दिन का हाफ पैंट टी शर्ट जैसे होते हैं, तो पहले का वो एक अलग कपड़ा था। उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता रहा। उनकी हर मांग पूरी की जाती रही। उन्हें घर में बाबू साहब कहकर पुकारा जाता था। इसके अतिरिक्त लाड प्यार और राजर्षि ठाट बाट में पला बालक और जिद्दी हो गया। जब वे परीक्षा में सफल होते थे तो घर में उत्सव मनाया जाता। अब उनके शिक्षा के बारे में चर्चा करें तो इनके पिता पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर थे। अक्सर उनका अदला बदली होते रहे, कभी इस ज़िले में तो कभी उस ज़िले में। इसीलिए मुक्तिबोध की पढ़ाई में बाधा पड़ती रही।
सन 1930 में मुक्तिबोध ने मिडिल की परीक्षा उज्जैन से दी और फेल हो गए। कवि ने इस असफलता को अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने 1953 में साहित्य रचना का कार्य प्रारंभ किया और सन 1939 में इन्होंने शांता जी से प्रेम विवाह किया। 1942 के आसपास वे वामपंथी चेतना से मजबूत हुए और मुक्तिबोध अस्तित्ववादी विचारधारा के समर्थक थे। साहित्यिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे अब। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे। मनुष्य की अस्मिता, आत्मसंघर्ष और प्रखर राजनैतिक चेतना से समृद्ध उनकी कविता पहली बार तार सप्तक के माध्यम से सामने आई, लेकिन उनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया। उनकी मृत्यु के पहले श्रीकांत वर्मा ने उनकी केवल एक साहित्यिक की डायरी प्रकाशित की थी, जिसका दूसरा संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा उनके मृत्यु के 2 महीने बाद प्रकाशित हुआ, जो चांद का मुंह टेढ़ा जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा प्रकाशित हुई। इस वर्ष नवंबर 1964 में नागपुर के विश्व भारती प्रकाशन ने मुक्तिबोध द्वारा 1963 में ही तैयार कर दिए गए निबंधों का संकलन नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा तथ्य अन्य निबंध को प्रकाशित किया था। तो परवर्ती वर्षों में ज्ञानपीठ से मुक्तिबोध के अन्य संकलन काट का सपना तथा विपात प्रकाशित हुई। विपात्र जो है लघु उपन्यास है। पहले कविता के संकलन में 15 वर्ष बाद 1980 में उनकी कविताओं का दूसरा संकलन भरी भूर खाक धूल प्रकाशित हुई। तो 1985 में राजकमल पेपरबैक में 6 खंडों में मुक्तिबोध रचनावली प्रकाशित हुई। वह हिंदी के इधर के मतलब कि नई कविता युग के लेखकों की सबसे तेजी से बिकने वाली रचना मानी जाती है। कविता के साथ साथ कविता विषयक चिंतन और आलोचना पद्धति को विकसित और समृद्ध करने में भी गजानन माधव मुक्तिबोध का योगदान अन्यतम है। उनके चिंतन परक ग्रंथ हैं एक साहित्यिक की डायरी, नया कविता का आत्मसंघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारत का इतिहास और संस्कृति इतिहास लिखी गई। उनकी पुस्तकें हैं काट का सपना तथा सतह से उठता आदमी। उनकी कहानी संग्रह है विपात्रा उपन्यास। तो यहाँ पे सत्ता से उठता आदमी उनकी कहानी संग्रह है और उपन्यास जो है विपात्र है। उन्होंने वसुधा, नया खून आदि पत्रों से संपादन सहयोग भी किया। अब उनके ग्रंथ के बारे में चर्चा करें तो चांद का मुंह टेढ़ा, नई कविता का आत्मसंघर्ष। चांद का मुंह टेढ़ा जो है कविता संग्रह 1964 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हुई। नई कविता का आत्मसंघर्ष तो ये निबंध संग्रह है 1964 में विश्व भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ है। एक साहित्यिक की डायरी ये निबंध संग्रह है 1964 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हुआ। काट का सपना कहानी है, कहानी संग्रह 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा प्रकाशित हुआ ये संस्था है। विपात्रा उपन्यास 1970 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित।
नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 में राधा कृष्ण प्रकाशन यह प्रकाशक भारतीय द्वारा प्रकाशित हुआ। सतह से उठता आदमी कहानी संग्रह 1971 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित है। कामायनी एक पुनर्विचार 1973 में ये भी साहित्य भारती द्वारा प्रकाशित हुई। भूरी भूरी खाक धूल ये कविता संग्रह 1980 में राजकमल प्रकाशन द्वारा नई दिल्ली से प्रकाशित हुई। मुक्तिबोध रचनावली जो है नेमीचंद जैन द्वारा संपादित 6 खंडों में 1980 में राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई। समीक्षा की समस्याएं 1982 में राजकमल प्रकाशन द्वारा ही प्रकाशित हुई। इनके प्रमुख कहानियों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो अंधेरे में, काट का सपना, क्लाड, इजराइल, जैक्संस, पक्षी और दीपक, प्रश्न, ब्रह्म राक्षस का शिष्य, लेखन, विपात, सौंदर्य की उपासक। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।